अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चे। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम आपकी उम्मीदों से बढ़कर अच्छा हुआ होगा। तो मेरे बच्चे, आज जो पेपर हुआ उसकी एनालिसिस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैं और मेरी टीम जो है वो उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो जैसे जैसे मेरे बच्चे हमारे पास पेपर्स आते जा रहे हैं और उनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपके साथ मेरे बच्चे हम लोग ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते जा रहे हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया होगा कि जो फ्यूचर के एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने किन चीज़ों को सामने रखना है अपनी तैयारी करते हुए। आपने इस डायलेमा में नहीं जाना, या आपने इस कह लो कि गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि हमसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो पूछेंगे ही नहीं, हमसे मुश्किल सवाल तो पूछेंगे ही नहीं, हमसे बुक की लाइंस एज इट इज़ पूछी जाएंगी। तो 2025 में जो सवाल आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक तरह से आई ओपनर हैं, आपको ये बताने के लिए कि मेरा बेटा जो सवालात हैं वो किसी भी अंदाज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग एमडी कैट 2025 का पेपर देकर फारिग हो चुके होंगे और आप लोगों का पेपर आपकी उम्मीदों से बढ़कर बहुत बेहतर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आपका पेपर बहुत बेहतर हुआ होगा। मेरा नाम है शहरयार, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज के दिन स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, आज के दिन बच्चों हम लोग एमडी कैट 2025 एमडी कैट 2025 के अंदर जो सिंध के अंदर एमडी कैट हुआ है उसके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आप सब ये ऑलरेडी पेपर दे चुके हो और अभी तक ओरिजिनल आंसर की मतलब ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो एमडी कैट 2025 के अंदर केमिस्ट्री का जो पोर्शन आया है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। मतलब इन्होंने वाजे कर दिया है कि जो बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्चुअल और क्या नाम है प्रॉपर मेहनत के साथ जाएगा सिर्फ वही कुछ कर पाएगा। वो बच्चे जो कि किसी और के आसरे पे जाएंगे या बहुत कम मेहनत करके जाएंगे, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, तो वो लोग मार खाने वाले हैं। इन्होंने साफ 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 वाजे कर दिया है। एमडी कैट सिंध का जो पेपर आया है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हाई आया है, अच्छा आया है, मज़ेदार पेपर आया है, बहुत बेहतरीन पेपर आया है, मुश्किल पेपर आया है। तो आइए चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल किया जा रहा है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है जब फूड एंटर होता है कहाँ पे। देखें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तो हमारे मुंह के अंदर जाते के साथ ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है सबसे पहले वो चाहिए अमाइलेज। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज के अंदर। तो हमें अमाइलेज जो मिलता है ना बच्चों, अमाइलेज, अमाइलेज की स्पेलिंग में यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो मौजूद होता है सलाइवा के अंदर, यानी थूक के अंदर ये मौजूद होता है। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में पहुंचता है, हमारे मुंह के अंदर पहुंचता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? सलाइवा की वजह से। क्योंकि सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसमें? ग्लूकोज में तोड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन्स की स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन और साथ में हमें चाहिए होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्रोटीन जाके फिर टूटता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। और पेप्सिन जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टमक के अंदर ही इसको मिल पाएगा, ये माउथ के अंदर इसको नहीं मिलेगा। यानी कि राइट आंसर माउथ नहीं हो सकता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टमक। तो यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा स्टमक के अंदर जाके, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फिनिश होना शुरू होगा, एंड होना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एमसीक्यू। देखिए 82 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 1 से लेके 81 तक जो एमसीक्यूज थे वो आपके बायो के सेक्शन के थे, और अब 82 से जो एमसीक्यू स्टार्ट है वो आपकी केमिस्ट्री के पोर्शन के एमसीक्यूज है। तो आते हैं एमसीक्यू नंबर 83 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस बतानी हमने टेम्परेचर की और प्रेशर की। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक बिल्कुल सही है, लेकिन 0 केल्विन गलत है। 0 केल्विन इसलिए गलत है क्योंकि 273 केल्विन होता तो राइट आंसर होता। 760 टॉर सही है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर नहीं है। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में कोई होगा तो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार
2 बार राइट आंसर नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस भी राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, आप जानते हैं स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस में अगर प्लस 273 ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है 273 केल्विन। तो इसके हिसाब से ये 0 डिग्री सेल्सियस तो राइट आंसर है। 14.7 psi जो होता है, 14.7 psi ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी दोनों कंडीशन ही स्टैंडर्ड है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 84 में क्या लिखा हुआ है? एमसीक्यू नंबर 84 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो वर्क डन हमारा राइट आंसर होगा। इंटरनल एनर्जी और प्रेशर ये भी स्टेट फंक्शंस ही हैं। इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी ये सब स्टेट फंक्शन है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 85 में क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म? स्टूडेंट्स मेटामेरिज्म यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि मेटामेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है। सही ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स बदल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इस साइड पर लिखा हुआ है C2H5O, यहाँ पे लेट से लिखा हुआ है C2H5। इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C4H10, लेकिन इसका फॉर्मूला है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। जबकि अगर इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा CH3 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH2, CH2 और CH3। तो ये स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड कहलाएगा हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी दोनों साइड्स पर, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट है, ये मेटामेरिज्म होता है, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ही एक टाइप है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये सब स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 86 में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मिक एसिड जब रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो आगे जाके क्या चीज प्रोड्यूस होगी? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड विद O साथ में OH, जबकि हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मिक एसिड और इथेनॉल का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से वाटर निकलेगा, H और OH निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा बच्चों। तो मैं एक काम करता हूँ, वाटर को यहाँ पर अलग से करके लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड विद O साथ में ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा C2H5। इस कंपाउंड का नाम है मीथाइल फॉर्मेट। तो मीथाइल फॉर्मेट बन जाएगा, इसका नाम होता है मीथाइल फॉर्मेट नहीं, इथाइल फॉर्मेट। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल फॉर्मेट। ये हो गया इथाइल और ये हो गया फॉर्मेट, या इसको आप इथाइल मिथानुएट भी बोल सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स इथाइल मिथानुएट बोले या इथाइल फॉर्मेट बोले, ये ईस्टर्स हैं। तो हमारे पास एक ईस्टर बना है, ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप आपको नजर भी आ रहा है, C डबल बॉन्ड विद O साथ में ऑक्सीजन करके। तो राइट आंसर होगा ईस्टर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है के जो होता है, ये के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है। के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है क्योंकि के जो होता है बच्चों, ये रेट पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन बताता है। क्या बताता है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर 1 हो तो उस टाइम पे रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास फॉर्मूला होता है रेट इक्वल्स टू के, साथ में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो 1, हर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो 1, तो उस टाइम पर जो रेट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कहलाएगा। और अब जो कांस्टेंट होगा ये कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रेट पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे सवाल किया जा रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मिथाइल क्लोराइड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो कि मिथाइल क्लोराइड के अंदर है ड्यू टू sp3s ओवरलैपिंग, वो कितने हैं। मिथाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं स्टूडेंट्स, और कार्बन के साथ एक क्लोरीन होता है।
तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि कार्बन पे हुई भी होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है p ऑर्बिटल में। तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे sp3 और s ऑर्बिटल्स के दरमियान। और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आप देख सकते हैं कितने, 1 2 और 3, टोटल 3 है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि sp3 और s ओवरलैप के दरमियान है। जबकि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही है, और वो sp3 और p के दरमियान है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि sp3 और s ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो टोटल 3 होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे सवाल किया जा रहा है कि जब प्रेशर होगा 15-20 टॉर तो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस की क्या होगी। सबसे पहले तो आप प्रेशर को टॉर से एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट कर लें। टॉर में प्रेशर है 15-20 टॉर, इसको आप डिवाइड करवा दें 760 से, तो स्टूडेंट 0 से 0 कट जाएगा, 76 मतलब 76 2 जा 152, तो प्रेशर हो जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक। और आप ऑक्सीजन गैस का मोलर मास भी निकाल के रखें क्योंकि काम आने वाला है। ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक मास होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, PM इक्वल्स टू DRT, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब प्रेशर की जगह आपने क्या लिखा 2 और M की जगह आपने लिख लिया 32 इक्वल्स टू डेंसिटी निकालनी है ऑक्सीजन गैस की, R की जगह R लिखा और T की जगह T लिखा। 32 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 64, R और T मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस आ जाएगा 64 ओवर RT, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी अगर हमने कैलकुलेट करनी है कॉन्सेंट्रेशन n मोल्स के लिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, पहले तो कॉन्सेंट्रेशंस को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है, कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि कितने मोल्स हैं किसी सब्सटेंस के कितने वॉल्यूम पे, मोल्स कितने हैं कितने वॉल्यूम पे, ठीक है ना। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि कितने मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने वॉल्यूम पे, यानी मोल्स का अगर मैं सिंबल ले लूँ n और वॉल्यूम का सिंबल ले लूँ v, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n ओवर v। तो कौन सा फॉर्मूला है जो कि n मोल आइडियल गैस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है। तो पहले तो आप फॉर्मूला बनाएं, PV इक्वल्स टू nRT होता है। आपने प्रेशर को अपनी जगह रखा, यहाँ पे R और T मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा P ओवर RT इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपनी जगह, यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा N अपॉन V। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, और N अपॉन V बराबर हो चुका है किसके, P ओवर RT के, या N ओवर V का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया P अपॉन RT के। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं P ओवर RT, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ में क्या लिखा हुआ है, MCQ नंबर 91 में 50 ग्राम मैग्नीशियम को हमने बर्न किया 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो। हमने ये पता लगाना है कि एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट कितना है, एक्सिस रिएक्टेंट कितना बचेगा, हमने पता लगाना है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लें, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स तो आगे जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा लिया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 है तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा लिया, मैग्नीशियम 2 हो गया। अब आप यहाँ पर देखें मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने बन जाएगा 48 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 32 ग्राम। सही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 48 ग्राम मैग्नीशियम, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम requires 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 48 ग्राम मैग्नीशियम होता, अगर देखें यहाँ पे बड़ा सिंपल है, अगर 48 ग्राम मैग्नीशियम होता, 48 ग्राम मैग्नीशियम होता तो उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी। हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन तो है, 32 ग्राम ऑक्सीजन तो आपको नजर आ ही रही है, 32 ग्राम ऑक्सीजन तो आपको नजर आ ही रही है, लेकिन उसके लिए मैग्नीशियम कितना चाहिए था, उसके लिए मैग्नीशियम 48 ग्राम चाहिए था, जबकि मैग्नीशियम जो है हमारे पास 50 ग्राम पड़ा हुआ है। इसका मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर एक्सिस रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट है। हमें
32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम 50 मौजूद है, तो इसका मतलब 50 में से 48 माइनस कर दें, 48 तो कंज्यूम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 ग्राम बचेगा, 2 ग्राम एक्सेस इसका मतलब। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, 2 ग्राम मैग्नीशियम हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है, विच कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा कार्बोनाइल कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तरीका क्या होगा कि हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे फोकस करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, HCOOH। HCOOH को हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड विद O, साथ में लिखा हुआ है OH। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, जो OH है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो OH इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस कार्बन को। OH अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेसिवनेस होना शुरू हो जाएगी, तो ये बोल सकते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा या लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। स्टूडेंट सही ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही है। इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी किससे पूरी हो रही है कि OH ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं ऑप्शन सी के अंदर क्या है मसला। ऑप्शन सी के अंदर है CH3, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में CH3। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी की बात करो, ऑप्शन सी में ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप्स क्या हैं, मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन पिलाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या इलेक्ट्रॉन की जो प्यास होगी वो कम हो जाएगी, तो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप भी लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में लिखा हुआ है OH। अगर आप देखें यहाँ भी OH ग्रुप है और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप्स हैं। OH और मिथाइल दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहेगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं HCHO की, तो HCHO में क्या है कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप और सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप पर जो कार्बन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ये इन गिवन ऑप्शंस में। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन है उस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप नहीं है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 93 में क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 आर -26.4 किलो कैलोरीज पर मोल और -94 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ क्या होगी। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा हूँ तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इक्वेशन को बैलेंस कर लें, 2C प्लस O2 आगे जाके 2CO बन रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल बनाने के लिए जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है -26.4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा H इक्वल्स टू -26.4 है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, -26.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 4 सा 8, 2 4 सा 8 हो जाएगा, पॉइंट अपनी जगह, 2 6 सा 12, 1 कैरी दे दिया, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, माइनस का 58.8। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इस इक्वेशन में यहाँ पे 2C प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2CO। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स बनाने के लिए जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो होगी माइनस का 52.8 किलो कैलोरीज, सही ना। 1 मोल के लिए थी -26.4, 2 मोल्स के लिए कितनी हो गई, 2 मोल्स के लिए होगा -52.8। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो है एंथैल्पी की वैल्यू वो है -94.0 किलो कैलोरीज पर मोल, ये रिलीज हो रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता हूँ तो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा।
तो उसकी जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो होगी माइनस का 94 किलो कैलोरीज पर मोल। अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर हीट ऑफ कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालनी है अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ तो वो कितनी होगी। सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो कट जाएगा, 2 कार्बन में से 1 कार्बन जाएगा तो 1 कार्बन बच जाएगा। अब उसके बाद आगे जाके इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि ये कार्बन अपनी जगह 2CO माइनस CO2 बच रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वेशन पूरी कट के वैसे नहीं आई जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्वेशन आनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को कट करने के बजाय कार्बन को कट करने की कोशिश करते हैं। कार्बन को कट करने से इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 2C प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2CO में। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को भी जो कि प्रोड्यूस होती है, कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो है माइनस का 94। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन को काटने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2 आगे जाके बन जाएगा 2CO2 और माइनस 94 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 4 सा 8 और फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 9 से 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 188 किलो कैलोरीज पर मोल। अब स्टूडेंट्स देखें इक्वेशन बन जाएगी तो आपको काटने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 कार्बन से 2 कार्बन कट रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया O2 में से, जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस माइनस होगी तो ये हो जाएगा माइनस का O2। यहाँ पे जाके क्या बचेगा, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CO माइनस का 2CO2 बन जाएगा। अभी यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव कर लो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, माइनस 52.8 और प्लस का 188 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किस चीज़ को, 188 में से माइनस कर रहा हूँ 52.8 को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 188.0 कर लिया आसानी की खातिर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 से 1 कैरी लूंगा, यहाँ पे 1 चले जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। इसी तरह से 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा, 135.2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स के लिए इक्वेशन बन रही है, मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे माइनस 2CO2 है, इसको इधर लेकर आ जाए, माइनस 2CO2 को इधर लेकर आ जाए तो ये बन जाएगा प्लस का 2CO2 प्लस का 2CO2 आगे जाके एरो के बाद यहाँ पे 2CO अपनी जगह माइनस का O2 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का O2। इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे साइन भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2CO प्लस O2 आगे जाके बन जाएगा 2CO2। यहाँ पे मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इक्वेशन को। अगर मैं इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पे डेल्टा H का साइन होके हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा प्लस 135 से माइनस 135.2 किलो कैलोरीज पर मोल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी फाइंड आउट करनी थी, उसकी कंबशन की इंथैल्पी फाइंड आउट करनी थी, 2 मोल्स के लिए आ रही है माइनस 135.2। अगर मैं 1 मोल के लिए निकालूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी CO प्लस 2 कॉमन निकाल के काट दें, यहाँ पे CO प्लस हाफ O2 बन जाएगा, आगे जाके बनेगा CO2। अब यहाँ पे माइनस 135.2 जो है, माइनस 135.2 आप इसको 2 से डिवाइड करवा दें तो ये बचेगा तकरीबन 67.6 बचेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा ऑप्शन बी, माइनस का 67.6 किलो कैलोरीज पर मोल। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बात कंबशन की है तो पॉजिटिव आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकते, और नेगेटिव वाला आंसर माइनस 120.4 किलो कैलोरीज, ये किसी भी सूरत बन नहीं पा रहा। तो स्टूडेंट्स ये राइट आंसर नहीं हो पाएगा। हमारे पास MCQ नंबर 94 में लिखा हुआ है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर रेट क्या होता है, स्पीड क्या होती है। तो आपने लूकस टेस्ट तो किया है स्टूडेंट्स, लूकस टेस्ट तो पढ़ा है। लूकस टेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि टर्शरी अल्कोहल्स बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट हो सकता है, टर्शरी अल्कोहल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है किसकी, सेकेंडरी अल्कोहल की, फिर आती है प्राइमरी अल्कोहल की। तो स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर भी ऐसी होगा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ में। MCQ नंबर 95 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, MCQ नंबर 95 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फॉर विच रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कौन से रिएक्शन में Kc की वैल्यू बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स और Kc की वैल्यू बढ़े
तो ये ऐसा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में स्टूडेंट्स हम जब जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जब बढ़ता है तो प्रोडक्ट्स अपने आप बढ़ जाते हैं, और जब प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं तो स्टूडेंट्स केसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी कि केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और उस वक्त इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक होना ही चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब देखें ऊपर वाला जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन जिसके अंदर CH4 बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये राइट आंसर नहीं हो सकता। NaOH प्लस HCl आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है NaCl प्लस H2O। बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी आमतौर पे एक्सोथर्मिक ही होते हैं, तो इसीलिए ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। 2SO2 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2SO3। स्टूडेंट्स ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, आपको याद होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी जो रिएक्शन होता है 2SO2 प्लस O2 वाला, ये इंतहाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है H2 प्लस I2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है HI। तो स्टूडेंट्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और यहाँ पर ही ऐसा होगा कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो केसी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है। एमसीक्यू नंबर 96 में पूछ रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, HCl की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, HBr की बॉन्ड एनर्जी और कम होती है, HI की बॉन्ड एनर्जी और कम होती है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में तीनों इस ऑर्डर के अंदर लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर, HCl, HBr फिर HI। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमसीक्यू नंबर 97 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल। इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट वोलेटाइल है। यानी लीस्ट वोलेटाइल होने का मतलब यह है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसके वेपर सबसे कम बनेंगे, वेपर सबसे कम बनेंगे तो उसकी वोलेटाइलिटी कम हो जाएगी, वेपर्स कम बनेंगे वोलेटाइलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं। हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको याद है। एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है तकरीबन 118 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड लेस वोलेटाइल होगा वाटर के मुकाबले में, तो वाटर तो राइट आंसर नहीं हो सकता। डाई इथाइल ईथर नॉन पोलर है स्टूडेंट्स, डाई इथाइल ईथर नॉन पोलर है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सबसे जल्दी एवोपरेट होने वाला है डाई इथाइल ईथर ही है। इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। इसके अंदर वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि इसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है जो कि वीकेस्ट होती हैं। तो ये रैपिडली एवोपरेट हो जाएगा, रैपिडली एवोपरेट हो जाएगा। रैपिडली एवोपरेट होने का मतलब ये है कि ये मोर वोलेटाइल बन जाएगा, ये मोर वोलेटाइल बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड के बाद एक और ऑप्शन हमारे पास बचता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट, CH2OH, उसके बाद CHOH और दोबारा से CH2OH। आप एसिटिक एसिड के अंदर देखेंगे तो एसिटिक एसिड के अंदर एक OH ग्रुप होता है, फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड विद O, साथ में एक OH। एसिटिक एसिड में एक OH होता है, जबकि ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं। और 3 OH होने का मतलब ये है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ये मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, और मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की वजह से इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी स्टूडेंट, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, तो ये लीस्ट वोलेटाइल हो जाएगा, यानी ग्लिसरॉल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बाय द वे मैं आपको बता भी दूं, आपको याद नहीं भी होगा, आपको पता भी नहीं होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस। आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद करना, आपको सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक लगानी है। वाटर में एक OH है, एसिटिक एसिड में एक OH है, लेकिन ग्लिसरॉल में 3 OH है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो लीस्ट वोलेटाइल। ऑप्शन ए राइट आंसर था। अब आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 98 पे। IUPAC नेम इस कंपाउंड का पूछा जा रहा है, IUPAC नेम। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है CH3, उसके बाद लिखा हुआ है CH2 4 बार, CH3 CH2 CH2 फिर उसके बाद CH2
ये CH3 के बाद आ गया CH2 4 मरतबा, ठीक है। उसके बाद आ गया CH, फिर CH के साथ CH3 लिखा हुआ है 2 बार, तो हमने CH3 एक यहाँ साइड पे लिख लिया, एक नीचे लिख लिया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच करीब है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हेप्टेन बन रहा है लेकिन सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल हेप्टेन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 99 में क्या लिखा हुआ है? एमसीक्यू नंबर 99 में लिखा हुआ है IUPAC नेम इस कंपाउंड का C2H5, जो कि आगे CH के साथ कनेक्टेड है और CH डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, वो कार्बन C3H7 के साथ कनेक्टेड है और फिर उसके बाद दोबारा से वो कार्बन C2H5 के साथ कनेक्टेड है। तो अब स्टूडेंट इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछ रहे हैं। लिखा हुआ है एक ऑप्शन 1 2 डाइथाइल 2 प्रोपाइल इथीन, और इस तरह 3 मिथाइल हेप्थ्रीइन, 4 इथाइल हेप्थ्रीइन, 4 इथाइल हेप्टूइन वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट करना ये है, हमने सबसे पहले तो C2H5 को खोल के लिखना है। C2H5 को खोल के कैसे लिखें? यहाँ पे C2H5 को खोल के लिखने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है CH3 फिर CH2। अब ये C2H5 को आपने खोल दिया CH3 CH2 में। उसके बाद आप क्या करें, CH लिखें, CH अपनी जगह। CH के बाद डबल बॉन्ड विद C लिख लिया आपने। उस डबल बॉन्ड विद C के बाद आपने C3H7 को खोलना है। C3H7 को खोलने का तरीका ये कि आप लिखें CH2 और फिर CH3। ये C3H7 यानी प्रोपाइल ग्रुप खुल गया। उसके बाद बराबर में C2H5 लिखा हुआ है, चाहे तो उसको भी खोल के लिख लें CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट्स। आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली 7 कार्बन एटम्स की चेन सिलेक्ट हो जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आप देखें कहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ा, तो वो राइट आंसर होगा लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे इथाइल आ रहा है तो हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे इथाइल, ठीक है। उसके बाद 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो हेप्थ्रीइन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 100 में क्या पूछा जा रहा है? एमसीक्यू नंबर 100 में पूछ रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप है। कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप है? NH3 और AlCl3। NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, AlCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कभी भी सेम नहीं हो सकती इनकी शेप। BCl3 में बोरॉन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। AlCl3 में एल्यूमिनियम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और फास्फोरस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स H2O और SnCl2। उसकी वजह क्या है मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पे वाटर की जो शेप होती है ना स्टूडेंट्स, वाटर की शेप होती है एंगुलर। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर शेप या वी शेप्ड, एंगुलर या वी शेप्ड बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है SnCl2, यहाँ पे टिन के साथ भी 2 क्लोरीन अटैच है, इसके पास है तो एक ही लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, टिन के पास 1 लोन पेयर होता है। उसके बावजूद अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो ये एक वी शेप्ड बनता है, इसको भी हम एंगुलर या वी शेप बोलते हैं। तो एंगुलर या वी शेप्ड यहाँ पर भी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर होगा H2O और SnCl2। दोनों की शेप क्या है? दोनों की शेप है एंगुलर और इसको वी शेप भी कहा जा सकता है। NH3 में क्या होता है? NH3 में होती है शेप ट्राइगोनल पायरामिडल। NH3 में शेप होती है ट्राइगोनल पायरामिडल, जबकि AlCl3 ट्राइगोनल पायरामिडल की स्पेलिंग सही लिख लो, ट्राइगोनल पायरामिडल। और इस तरह AlCl3 में होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है स्टूडेंट। यहाँ पर BCl3 में क्या होता है? BCl3 में ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। NH3 का तो मैं आपको बता चुका, NH3 के अंदर पायरामिडल शेप होती है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे PCl3 के अंदर पायरामिडल शेप होती है, AlCl3 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। तो ये सब राइट आंसर्स नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 101 पे। एमसीक्यू नंबर 101 के अंदर क्या कहा जा रहा है ये जरा देख। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा था कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बता रहे हैं हमें 2 एटम्स की, A और B की कितनी है, 1.20 और 4.0 रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछ रहे हैं कि परसेंट आयोनिक करेक्टर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की हमें दी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ए की दी हुई है 1.20 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बी की दी हुई है कितनी, 4.0। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा 4 माइनस 1.2, ये हो जाएगा 2.8। अब स्टूडेंट्स परसेंट आयोनिक करेक्टर निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन
आपके पास वही एक रास्ता है, उससे निकाल सकते हैं परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें करना पड़ती है। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 16 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, फिर आप प्लस कर देंगे और 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर 16 अपनी जगह पे रखा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने रखा 2.8 प्लस 3.5 अपनी जगह पे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर आपने यहाँ पे रखना है 2.8 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि आप 2.8 से अगर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे या 2.8 का स्क्वायर लेके अगर आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे 2.8 को राउंड ऑफ करके 3 कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो 16 को मल्टीप्लाई कर लें आप 3 से, 16 3 48 होगा, यानी कि हमारा जो 16 को 2.8 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 48 से तो कम ही आना है, यानी 48 से कम आना है। मान लो 45 आना है, 46 आना है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेता हूँ 45 आना है, सही ना। अब यहाँ पे प्लस 3.5 अपनी जगह, 2.8 का स्क्वायर करेंगे, 2.8 का स्क्वायर तो करना मुश्किल है, लेकिन 3 का स्क्वायर होता है 9, 2.8 का जो स्क्वायर होगा वो 9 से तो कम ही आएगा, मान लो 8 मान लेते हैं, 8 के करीब आएगा। 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 और 24, और 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 4, 24 प्लस 4 28 के आसपास, यानी कि 45 प्लस 28 के आसपास कोई वैल्यू बनेगी। इन सबको आप ऐड अप करें तो क्या बनने वाला है, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 5 प्लस 8 बन जाएगा 13, 5 प्लस 8 बनेगा 13, 1 कैरी कर दिया हमने यहाँ पे, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, यानी कि हमारा आंसर 73 के आसपास कुछ बनने वाला है। तो ऑप्शन डी 73% राइट आंसर है। हमने 2.8 का स्क्वायर लेके सॉल्व भी नहीं करा एग्जैक्ट तरीके से, और फिर भी करीब तरीन आंसर के करीब पहुंच गए। तो बच्चों ये था 73% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 102 में क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 102 के अंदर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के फिनॉल डिफर करता है इथेनॉल से, क्योंकि फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने एरोमेटिक रिंग की वजह से। ये बात गलत है, फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं इथेनॉल के मुकाबले में, फिनॉल के अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये राइट आंसर नहीं हो सकता। इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बात तो हो गई इनकरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसके पास स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस वाला रिंग होता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है स्टूडेंट, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पे ये समझ लें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद फिनॉल्स की, उसके बाद बच्चों फिनॉल्स के बाद वाटर की, और फिर वाटर के बाद अल्कोहल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल के मुकाबले में, क्योंकि फिनॉल के पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस वाला रिंग होता है, यानी कि एक ऐसा रिंग होता है जिसके अंदर फिनॉक्साइड आयन बनता है O माइनस वाला, ये रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, जिसकी वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। तो बच्चों ये वाली बात सही है, फिनॉल जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ये बात गलत है स्टूडेंट्स। और फिनॉल कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये बात भी गलत है। फिनॉल जो है वो लेस सॉल्युबल इन वाटर है, पानी के अंदर कम डिसॉल्व होता है, लेकिन कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 103 में क्या लिखा हुआ है कि कौन सा रिएजेंट है और कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं अगर हम ये रिएक्शन करना चाहते हैं, टोलुइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, टोलुइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, पैरा क्लोरोटोलुइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होगी। देखिए सबसे पहले तो टोलुइन का स्ट्रक्चर देख लें। टोलुइन में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है। अब CH3 जो है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, CH3 क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, अगर मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो डार्क में तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसको क्लोरीन को रिएक्शन करवाऊंगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, तमाम के तमाम हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और उन तमाम के तमाम हाइड्रोजन पे क्लोरीन लग जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में क्या होगा कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा, हर जगह पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा, और ऊपर CH3 अपनी जगह। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो चाहिए ही नहीं है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर नहीं हो सकता। अब हमें क्या करवाना है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवाएंगे तो होगा क्या कि ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे क्लोरीन लगेगा, या फिर
एक और हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा, वो ये है कि टॉलुइन ऊपर अपनी जगह और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पे क्लोरीन लगेगा, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन सकता है और पैराक्लोरोटोलुइन बन सकता है अगर हम टोलुइन को रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं है, और ऑप्शन डी तो यहाँ पे यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे सवाल किया जा रहा है कि 50% यील्ड क्या होगी, 50% परसेंटेज यील्ड क्या होगी अगर हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को देखें, तो वो गिवन है 2 ग्राम और 4 ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहे हैं 2 ग्राम और 4 ग्राम ये एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड है, इनकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करके हम परसेंटेज यील्ड तो निकाल लेंगे। वो बोल रहे हैं परसेंटेज यील्ड का भी 50% बताओ क्या होगा, यानी परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड होगा 2, थ्योरेटिकल होगा 4, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा 50%। बोले परसेंटेज यील्ड का भी क्या निकालो, परसेंटेज यील्ड का भी 50% बताओ, यानी 50% ऑफ परसेंटेज यील्ड क्या होगा। तो आपने क्या करना है, इस 50% को और आधा कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा 25% बन जाएगा, यानी कि परसेंटेज यील्ड का भी जो 50% होगा वो होगा 25%। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखेंगे इथ और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से लिखेंगे आइन, तो 1 क्लोरो इथाइन या क्लोरो इथाइन, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्टूडेंट ये तीसरा एमसीक्यू था IUPAC नेम वाला, IUPAC नेम वाला तीसरा एमसीक्यू था अभी तक MD-CAT के एमसीक्यूज के अंदर। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था वो चैप्टर। अब आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 106 में क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 106 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स की SN2 रिएक्शंस की के लिए क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स की SN2 रिएक्शंस में सबसे पहले ये समझ लें कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है, वीक बॉन्ड है इसका, और वीक बॉन्ड होने की वजह से ये जल्दी टूट जाएगा और जल्दी रिएक्टिव हो जाएगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आप समझ रहे मेरी बात। उसके बाद अल्काइल आयोडाइड के बाद जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी अल्काइल ब्रोमाइड की, फिर अल्काइल क्लोराइड की, फिर अल्काइल फ्लोराइड की। तो RI, RBr, RCl और RF, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 107 पे। एमसीक्यू नंबर 107 में कहा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोस्ट ससेप्टेबल, यानी जिसपे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने का चांस बहुत ज्यादा है, वो इनमें से कौन सा कंपाउंड है। कार्बोनाइल कार्बन जिसपे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने का चांस सबसे ज्यादा है, वो कौन सा कंपाउंड है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे अगर हम बात करें CH3COCl, स्टूडेंट्स ये असाइल हैलाइड्स हैं और असाइल हैलाइड्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। असाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, असाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा असाइल हैलाइड वाला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, इसको करेक्ट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। CH3CHO अल्डिहाइड है, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है असाइल हैलाइड्स के मुकाबले में, तो ये राइट आंसर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ईस्टर और लेस रिएक्टिव है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। और यहाँ पे ईस्टर के साथ कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, ये भी लेस रिएक्टिव ही है असाइल हैलाइड्स के मुकाबले में, तो ऑप्शन बी सी डी ये राइट आंसर्स नहीं हो सकते। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए मोस्ट पैरामैग्नेटिक होने का मतलब ये है कि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा। अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो भी s ऑर्बिटल में, ये राइट आंसर नहीं है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, आप देखें इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरॉन 1s2 2s2 और 2px1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन की बात करें स्टूडेंट्स, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होती है 1s2 2s2 2px1 2py1। और वैसे आपको एक बात बताएं, अभी भी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी हम एक और बात जानते हैं कि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p3 ऑर्बिटल में चले जाता है। एक्साइटेड स्टेट में ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि 1s2 और 2s1 2px1 2py1 और 2pz1,
तो आप देखें इसके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ऑप्शन डी कार्बन, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 109, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनता है एक रिएक्शन के अंदर, तो ये फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है? तो राइट आंसर है एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पर आप एक बात समझ लें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। मान लें कि ये रिएक्टेंट्स हैं और इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट्स ऊपर भी हो सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे भी हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी चाहे ज़्यादा हो, चाहे प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी चाहे कम हो, रिएक्टेंट्स पहले हीट एब्जॉर्ब करके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पूरा पहुंचते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस पॉइंट पे पहुंच के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, सही ना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा और फिर उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, चाहे इस तरह का ग्राफ हो स्टूडेंट्स, चाहे रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाके इस तरह का ग्राफ बने। दोनों सूरतों में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ही हुई थी। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कौन से डिस्टेंस पर होती है, कितने फासले पर होती है? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है 0.053 नैनोमीटर। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग में आपने पढ़ा है कि बोहर्स का जो पहला रेडियस होता है, बोहर्स के रेडियस के बारे में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। बोहर्स रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का होता है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग पे। अब आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर हम नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दे तो बन जाएगा 0.053 नैनोमीटर। तो ये राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 111 विनाइल एसिटाइलिन का आईयूपीएसी नेम। चौथा सवाल आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड चौथा सवाल आ चुका है। आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड चौथा सवाल बहुत अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। देखें यहाँ पे विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाने, सबसे पहले तो एसिटाइलिन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, इसको आप एसिटाइलिन बोल सकते हैं। विनाइल का मतलब यह है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये हो गया विनाइल। तो आप चाहे इसको पहले लिख लें चाहे आप उसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये बन गया विनाइल और ये बन गया एसिटाइलिन। अब आपने इनके दरमियान में बॉन्ड्स बना के इनको आपस में जोड़ दिया, हाइड्रोजन लगा लिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप नंबरिंग करें जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों टाई होगा तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 और 4, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, या 1 ब्यूटीन 3 आइन भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 112 कि कौन सा एटम ऐसा है, 112 में पूछ रहे हैं कौन सा एटम ऐसा है जिसके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो है डंबल शेप वाले ऑर्बिटल में। डंबल शेप वाला ऑर्बिटल यानी पी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो है। वो कौन सा है इसमें जिसके पास डंबल शेप वाले ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। हीलियम की अगर मैं बात करूं, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। लिथियम 1s2 2s2 1s2 2s1, ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। हमें तो चाहिए पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम से कम एक। तो बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे देखें पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नजर आ गया, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के बोरॉन राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर पूछ रहे हैं कि 113 वाले एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, 113 में पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव इज यूज्ड टू बॉन्ड ब्रोकन पीसेस ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी के
ब्रोकन पीसेस को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए हम कौन सा एडेसिव इस्तेमाल करते हैं? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है स्टूडेंट्स का राइट आंसर है सुपर ग्लू। इपॉक्सी रेजिन्स तो ना एक जनरल नेम है, इपॉक्सी रेजिन को टाइप नहीं है, ये तो एक जनरल नेम है, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। इपॉक्सी रेजिन्स तो बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, तो ये तो एक जनरल नेम है, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन रेजिन जो होती है स्टूडेंट्स, ये मेटल्स के दरमियान बॉन्ड वगैरह क्रिएट करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटालिक सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इंजन है, इंजन को सीज करने के लिए, इंजन को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, उसके पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, या लोहे के पार्ट्स को कहीं पे भी आपस में जोड़ने के लिए हम सिलिकॉन रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। जबकि ज्वेलरी के अंदर हमने ये सिलिकॉन रेजिन लगा के ज्वेलरी को खराब नहीं करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिलिकॉन रेजिन राइट आंसर नहीं है। स्टार्च बहुत ही वीक एडेसिव है, तो ये ज्वेलरी को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं बेंजीन के अंदर? तो बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे 12/3 करके, तो वो आ जाएगा 4/1, 4:1। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनमें पूछ रहे हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडिशन पॉलीमर? इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी। देखिए विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि CH2 डबल बॉन्ड विथ CH और साथ में Cl, एक और CH2 डबल बॉन्ड विथ CH और साथ में Cl। जब ये विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ेंगे, तो होगा क्या, इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन कार्बन के दरमियान रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। CH2 CH सिंगल बॉन्ड विथ CH2, ये वाला CH इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये CH2 के साथ CH का बॉन्ड बनाता है, ये CH किसी और से जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पे किसी और से जुड़ जाएगा, तो ये एक PVC बना लेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेंगे, जिसमें एडिशन हुई होगी सिर्फ और सिर्फ, ये एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई और बाय प्रोडक्ट लॉस नहीं होगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे लिखा है स्टूडेंट्स MCQ नंबर 116 में कि when one mole of a substance is decomposed preferably as compared to evaporation, then decomposition has, अगर एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वो डिकम्पोज हो रहा है, अगर एक मोल किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोज हो रहा है एवापोरेट होने के बजाय वो डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए डिकम्पोजिशन के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए वो सब्सटेंस बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो रहा है, और एवापोरेशन के लिए, एवापोरेट होने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो उसको मिल नहीं पा रही, तो एवापोरेट नहीं हो पा रहा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 117, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के शुरुआत में कौन सी चीज ज्यादा हाई होती है? एवरेज रेट हाई होता है, इंस्टेंटेनियस रेट हाई होता है, दोनों रेट सेम नहीं होते, दोनों रेट स्लो नहीं होते। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो शुरुआत में उस लम्हे में रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एवरेज रेट शुरुआत में नहीं निकाला जाता, शुरुआत में किसी खास पर्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ज्यादा हाई होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है बेंजीन के बारे में। बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये बात तो करेक्ट है। बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, तो फ्रैक्शनल होता है, ये बात भी करेक्ट है। बेंजीन के अंदर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता, ये बात भी करेक्ट है। बेंजीन के अंदर 6 साइट्स होती हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो स्टूडेंट्स ये बात रॉन्ग है। बेंजीन एक वक्त में एक ही एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है, बेंजीन क्या प्रोवाइड करता है? एक ही एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है, ओनली वन एक्टिव साइट एट अ टाइम फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन। एक वक्त में एक ही एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है एक बार सब्स्टिट्यूट होने के लिए, फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही ना। मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए यानी बेंजीन पर कोई एक रेडिकल आकर अटैच हो जाए, हाइड्रोजन चले जाए, कोई एक रेडिकल आकर अटैच हो जाए, तो बेंजीन उसके लिए एक वक्त में एक ही साइट प्रोवाइड करता है, 6 की 6 साइट एक साथ प्रोवाइड नहीं करता। तो ऑप्शन डी 6 साइट्स फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन ये राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं MCQ नंबर 119 में,
क्लेमेंसन रिडक्शन जब अल्डिहाइड की होती है और कीटोन की होती है तो कार्बोनाइल ग्रुप अल्केन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और ये क्लेमेंसन रिडक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है जिंक और मर्करी, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में होता है, और ये एक रिकॉल क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 120 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, कंसिडर कर ले रिएक्शन। काफी टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड वाले सवाल एक साथ ही डाल दिए हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 56 ग्राम है नाइट्रोजन का, और वो रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, प्रोड्यूस कर रहा है 51 ग्राम ऑफ NH3। तो 51 ग्राम ऑफ NH3 ये तो हो गया सीधा सीधा एक्चुअल यील्ड, ठीक है। अब बोल रहे हैं हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता लगानी है NH3 की, और परसेंटेज यील्ड निकालनी है इस रिएक्शन की। तो देखें इक्वेशन क्या लिखी हुई है, N2 + 3H2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कितना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और 3 मोल्स हैं तो 2 3 6। यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। लिख ले तो मैं यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कितना, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, ये बात तो सही है। तो अगर मेरे पास 56 ग्राम नाइट्रोजन हो, अगर मेरे पास 56 ग्राम नाइट्रोजन यानी 28 का डबल कर दिया 56, आई होप मेरी मैथ्स अच्छी हो, तो 28 का डबल हो जाएगा 56। यस ठीक है, 56 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन भी डबल चाहिए होगा, यानी कि हाइड्रोजन होगा 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो देखिए 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों की क्वांटिटीज बिल्कुल बराबर बराबर दी हुई, जितना चाहिए उतनी ही दी हुई है। तो इसका मतलब इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है। अब हमें डायरेक्ट ये पता लगाना पड़ेगा कि NH3 कितना प्रोड्यूस होगा। देखिए अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था 6 ग्राम, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा था। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 14 + 3 17, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 17 से, तो आंसर हो जाएगा 34 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन से, जो कि डबल हो गई वैल्यू, 28 के बजाय हो गया 56 ग्राम नाइट्रोजन, तो अमोनिया की वैल्यू भी डबल हो जानी चाहिए, 34 ग्राम के बजाय बनना चाहिए 68 ग्राम अमोनिया। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी वो तो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी 68 ग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड 34 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड 34 ग्राम। ऑप्शन बी और डी तो राइट आंसर नहीं है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इनमें से कोई एक राइट आंसर हो सकता है। परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आप एक्चुअल को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 51 और थ्योरेटिकल हमारे पास 68, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 17 का टेबल आपको याद होगा आई गेस, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68। अब यहाँ पे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 25, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करना आंसर आएगा 75%। 68 ग्राम और परसेंटेज यील्ड 75%, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू नंबर 121 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज और एक्सटर्नल वायर का इस्तेमाल करके, तो कॉपर रिड्यूस होगा या Cu+2 रिड्यूस होगा, H+ रिड्यूस होगा, H2 रिड्यूस होगा। देखिए अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.34 वोल्ट्स, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट्स। यानी कि हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर जो होगा वो रिड्यूस होगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एनोड पर क्या होने वाला है। एनोड पर ये होने वाला है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने वाला है, यानी कि H2 जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा 2H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। जबकि कैथोड पर कॉपर के आयंस रिड्यूस होंगे, Cu+2 आयंस क्या करेंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल पर, और कॉपर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएगा। तो इसमें रिडक्शन कॉपर नहीं कर रहा, कॉपर के आयंस कर रहे हैं, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Cu+2 आयंस रिड्यूसेस। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि आयोनिक कंपाउंड जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है वो इनमें से कौन सा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम फ्लोराइड और इसके बाद सोडियम क्लोराइड
उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम आयोडाइड। इसमें आप सब पे देखें, लिथियम पे ही पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे, पोटेशियम पे, सीजियम पे, सब पे +1 का चार्ज है। फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सब पे -1 का चार्ज है। तो लेटेस्ट एनर्जी अगर हमने हाईएस्ट निकालनी है तो हमें लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट कैसे पता चलेगी? लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट अब उस वक्त पता चलेगी या तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, या फिर उसका स्मॉल कैटाइन का साइज हो, स्मॉल एनाइन का साइज हो। लेटेस्ट एनर्जी एक और चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कैटाइन के साइज के, कैटाइन और एनाइन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आयोनिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयोनिक साइज बढ़ेगा, लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे कि सीजियम और आयोडीन में सीजियम का साइज भी बढ़ गया, कैटाइन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कैटाइन का साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और I- में एनाइन का साइज बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए लिथियम पे। लिथियम पे साइज छोटा है, कैटाइन का साइज भी छोटा है, एनाइन का साइज भी छोटा है, फ्लोराइड का एनाइन का साइज भी छोटा है, तो इसके अंदर लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लिथियम फ्लोराइड के, इनके अंदर लेटेस्ट एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, इसका बॉन्ड ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 23 में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड शो लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। इनमें से हर कोई 2 बॉन्ड पेयर रखता है और लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा, सिवाय किसके? देखें, CS2 में कार्बन और सल्फर के दरमियान जो ज्योमेट्री होती है ये भी लीनियर ज्योमेट्री ही है, लीनियर या डायगोनल ज्योमेट्री आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। HCN में हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर 2 हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर्स है, बाकी 2 पाई बॉन्ड्स को हम बॉन्ड पेयर के तौर पे काउंट नहीं करते। तो ये भी लीनियर ज्योमेट्री, और CO2 में भी कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लीनियर ज्योमेट्री है। ये सब राइट आंसर्स नहीं हो सकते। हमारे पास राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स SnCl2। यहाँ पर टिन में एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर साथ में 2 क्लोरीन होते हैं, तो इसकी शेप जो होती है टिन क्लोराइड की वो एंगुलर और वी शेप्ड होती है, एंगुलर या वी शेप्ड होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि इसकी शेप कोलिनियर नहीं है, सॉरी इसकी शेप लीनियर नहीं है, बाकी सबकी लीनियर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 124 के अंदर क्या लिखा हुआ है? एमसीक्यू नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की बढ़ जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इसकी कम हो जाती है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कि इसका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ब्यूट 2इन की अगर हम बात करें तो ब्यूट 2इन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक साइड पे आप CH3, दूसरी साइड पे आप CH3 लगा दें, ये ब्यूट 2इन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें। तो बच्चों देखें, ये हो गया सिस आइसोमर। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, ये बन गया ट्रांस आइसोमर। तो आप कह सकते हैं ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करूं, साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरह से हो गया, इसमें पहली पोजीशन पे और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। पहली पोजीशन पे मिथाइल यहाँ पर आ गया लेट से, और दूसरी पोजीशन में मिथाइल यहाँ पर आ गया लेट से। अब यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको कार्बन की पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। आप चाहते तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये सिस आइसोमर बना हुआ है, ठीक है ना। CH3 सेम प्लेन पर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप इनकी पोजीशन को बदल सकते थे। जैसे आप यहाँ पे CH3 को यहाँ पे लगा देते, हाइड्रोजन को यहाँ पे कर देते, तो ये ट्रांस आइसोमर बन जाता। तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। पेंट 1इन को देख लेते हैं जरा। पेंट 1इन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2 फिर CH2 और फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड विथ CH2, सही है ना। तो अब ये पेंट 1इन है, आप इसको कितना भी चेंज कर लें, यहाँ पे आप क्या कर लें, कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा लें, आप इसको कितना भी बदल दें, एक साइड पे कुछ इसी तरह से रहना कि CH3 CH2 और CH2 और C। ये पेंट 1इन है, आप इसमें कितने भी हाइड्रोजन को आगे पीछे कर लें, इसमें कोई सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनाना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि पेंट 1इन में सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनने वाला।
अब यहाँ पर अगर नहीं बनने वाला तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में इसका मतलब बन रहा होगा, तो ऑप्शन डी फिर राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 126 में क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना चाहिए होगा अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं 51 ग्राम अमोनिया। इक्वेशन होता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आगे जाके कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर। तो अमोनिया बनाने के लिए देखें इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं। 2 अपनी जगह, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 14 + 3 हो गया 17, 2 को मल्टीप्लाई कर लें 17 से तो बन जाएगा 34 ग्राम। 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 3 अपनी जगह, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन का रिलेशन लगाया मैंने अमोनिया से, हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम चाहिए अमोनिया का मास 34 ग्राम बनाने के लिए। अगर अमोनिया का मास 51 ग्राम बनाना है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, उसकी जगह मैंने m लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा लें। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 51 से और m मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 से। अब आपने इसको किसी तरह से कट करना है। 17 के टेबल में 17 2 34, 17 3 51, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने बन जाएगा 9 ग्राम। यानी हाइड्रोजन का मास हमें चाहिए होगा तकरीबन 9 ग्राम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो सिंथ का MD-CAT का टेस्ट होता केमिस्ट्री का, वो अपना पूरा अख्तिताम को पहुंचा। इस वीडियो के एंड पर आपको PDF मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हुए होंगे और इंशाल्लाह ताला आपका MBBS में और BDS के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा आप लोगों ने अपने टेस्ट के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में कभी ना कभी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।